चैप्टर नंबर 7, रबी फसलों के रोग, रबी फसलों की बीमारियां। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और जितने भी डाउट्स हैं आपके इस चैप्टर को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और चाहे वो खरीफ फसलों की बीमारियां हो, चाहे रबी फसलों की या फलों वाले रोग हों, वहाँ से बड़े सवाल आते हैं। 4 मार्क्स वाले इंटरनल चॉइस भी मिलती है आपको, तो इस लिहाज से भी काफ़ी अहम हो जाता है ये चैप्टर। और टोटल 9 बीमारियां अपने करने वाले हैं इस चैप्टर में, और हर बीमारी को अपने पादप रोग, स्मरणीय बिंदु, रोगजनक या रोग चक्र, लक्षण, प्रबंधन और रोग प्रतिरोधक किस्में, इन कुछ बिंदुओं पर, इन कुछ पॉइंट्स पर हर बीमारी को अपने डिस्क्राइब करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस चैप्टर में गेहूं के अंदर 4 बीमारियां अपने को पढ़नी है। तो जो पहली बीमारी है गेहूं में वो है काला किट, स्तंभ किट या काली रोली। ये कुछ कॉमन नेम है इसके। ब्लैक रस्ट बोलते हैं, स्टेम रस्ट बोल सकते हैं, काली रोली बोलते हैं। स्मरणीय बिंदुओं में जो आपको याद रखना है वो है कि ये रोगजनक कवक के 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जैसे कि यूरिडो बीजाणु, टीलियो बीजाणु, पिकनियो बीजाणु, एसियो बीजाणु और बसीडियो बीजाणु। 3 प्रकार के प्रपोषणों पर अपना जीवन पूरा करता है। या 3 तरह के पौधे चाहिए इसको अपना पूरा जीवन कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रोगजनक कवक की, जिसकी वजह से काला किट या स्तंभ किट रोग गेहूं के अंदर फैलता है। उस कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 3 पौधों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है रोगजनक या रोग चक्र। रोगजनक का नाम यहाँ लिखा हुआ है। पहली बात अपने को याद रखनी है, कवक जनित रोग होता है, फंगस आता है, और फंगस का नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टिटिसाई। पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टिटिसाई उसका जो प्राथमिक प्रपोषी है जिसपे वो डायरेक्ट अटैक करता है वो है गेहूं। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है एकांतर प्रपोषी। इस कवक का जो एकांतर प्रपोषी है उसका नाम है बर्बेरिस या बर्बेरी झाड़ी। एकांतर प्रपोषी का मतलब जब उसे गेहूं ना मिले, गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो वो झाड़ी के ऊपर जा सकता है। उस झाड़ी का नाम है बर्बेरी। जब तक उसको दोबारा गेहूं नहीं मिल जाती तब तक वो बर्बेरी झाड़ी पर जीवन यापन करता है। फिर आता है संपार्श्विक प्रपोषी, ब्राइजा माइनर। ये घास का नाम है। अगर इसे गेहूं और झाड़ी दोनों ना मिले तो तीसरे पौधे पे जा सकता है जिसे कहेंगे संपार्श्विक प्रपोषी। यहां पर वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा, सुप्तावस्था में सोया पड़ा रहेगा और वेट करेगा गेहूं का। ब्राइजा माइनर वो घास का नाम है, वो संपार्श्विक प्रपोषी है जिसपे कुछ समय के लिए ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टिटिसाई है वो पड़ा रहता है, वेट करता है। अगला सवाल है इसमें, भिन्नाश्रयी कवक क्या होता है। पक्सीनिया जो है वो भिन्नाश्रयी कवक है। भिन्नाश्रयी का मतलब वो 1 से अधिक प्रपोषियों पर या 2 से अधिक प्रपोषियों पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। जिस तरह से यहाँ 3 पौधे चाहिए थे उसे, एक गेहूं, दूसरा बर्बेरी, तीसरा ब्राइजा माइनर, तो ये भिन्नाश्रयी कवक है। भिन्न भिन्न पौधों पर इसको आश्रय चाहिए। फिर आता है अविकल्पी और दीर्घ चक्री कवक। ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टिटिसाई है वो अविकल्पी है। अविकल्पी मतलब ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है आप इसे कल्चर मीडियम पर ग्रो नहीं करवा सकते, लैब के अंदर ग्रो नहीं करवाया जा सकता, नहीं उगाया जा सकता। इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए या फिर पनपने के लिए गेहूं का पौधा चाहिए। दीर्घ चक्री का मतलब ये 5 प्रकार का बीजाणु बनाता है। हर कवक बीजाणु बनाता है और ये वाला कवक 5 प्रकार के बीजाणु बनाता है, तो बहुत लंबा जीवन चक्र हो जाता है इसका, इसीलिए इसको दीर्घ चक्री कवक कहा गया। फिर आता है इसका जीवन चक्र, जिसे रोग चक्र कहते हैं। जो कवक है, रोगजनक कवक है जो बीमारी कर रहा है, उसी का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसे ही अपने रोग चक्र कहते हैं। सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों से उड़कर यूरिडियम आता है। यूरिडियम कुछ नहीं है, कवक का शरीर है, उसे नाम दे रखा है यूरिडियम। वो सबसे पहले गेहूं पे आता है और निवेश द्रव्य का काम करता है, इनोकुलम का काम करता है। निवेश द्रव्य का मतलब किसी भी रोगजनक का वो भाग जो सबसे पहले संक्रमण उत्पन्न करता है, सबसे पहले रोग पैदा करता है। तो यूरिडियम यहाँ पर निवेश द्रव्य है। इसके नाम से पता लग रहा है यूरिडियम के ऊपर यूरिडो बीजाणु बनते हैं। अब यूरिडो बीजाणु हैं वो भूरे होते हैं, शूल युक्त होते हैं, कांटों जैसी संरचना इसके ऊपर पाई जाती है। 4 जनन छिद्र होते हैं। जनन छिद्र का मतलब
जहां से माइसीलियम निकलेगा। अंकुरण के बाद यूरिडो बीजाणु से माइसीलियम बनेगा, कवक तंतु कवक जाल बनेगा, जिससे कवक है फैलता है। तो कहाँ से वो माइसीलियम, कहाँ से वो कवक जाल निकलेगा? जनन छिद्रों से निकलता है, और उनकी संख्या यहाँ पर 4 होती है। अब यूरिडो बीजाणु अंकुरित होंगे गेहूं के ऊपर ही, और वहां अंकुरित होने के बाद टीलियम बनता है, एक नया कवक शरीर बनेगा जिसे टीलियम कहते हैं। और टीलियम के ऊपर, अब टीलियम यहाँ पक्सिनिया का कवक शरीर है, पहले यूरिडियम था, अब टीलियम बन गया है। और टीलियम के नाम से पता लग रहा है इसके ऊपर लगेंगे टीलियो बीजाणु। और याद रखना है, टीलियो बीजाणु और यूरिडो बीजाणु ये दोनों ही गेहूं के ऊपर ही बनते हैं। और इसकी खास बात क्या, टीलियो बीजाणु की सव्रंतीय होते हैं, इसका मतलब इसमें डंडी होती है, अखरोट समान भूरे होते हैं, गेहूं पर ही बनते हैं। अब ये टीलियो बीजाणु जब अंकुरित होंगे तो अगला कवक शरीर बनेगा। तो इसमें पिकनियो बीजाणु लिखा है, एसियो बीजाणु लिखा है, लेकिन उससे पहले अपने बात करेंगे बसीडियो बीजाणु। जब गेहूं की कटाई हो जाती है और उसे बरबेरी झाड़ी पे जाना होता है, तो कुछ समय के लिए वो मिट्टी में, या जो पादप अवशेष हैं जो फसल की कटाई के बाद पत्ते वगैरह बच जाते हैं, उनके ऊपर एक और बीजाणु बनता है, उसे कहते हैं बसीडियो बीजाणु। और बसीडियो बीजाणु किससे बनेंगे? बसीडियम से बनेंगे। अब देखो, टीलियो बीजाणु अंकुरित हो जाएंगे, और टीलियो बीजाणु अंकुरित होने के बाद सबसे पहले बनाएंगे बसीडियम। बसीडियम वो कवक शरीर है जिसके ऊपर बसीडियो बीजाणु बनेंगे। और ये बसीडियो बीजाणु या बसीडियम आपको मिलेंगे मिट्टी में, जो अगली गेहूं की फसल की प्रतीक्षा में है। और अगर उसे बरबेरी झाड़ी मिल जाती है तो उस पर भी जा सकता है। और जैसे बसीडियो बीजाणु बरबेरी झाड़ी पर पहुंचेंगे, वहां पर बसीडियो बीजाणु अंकुरित होकर एक नया कवक शरीर तैयार करेंगे जिसे कहते हैं पिकनियम। और पिकनियम पर बनेंगे पिकनियो बीजाणु, जो कि फ्लास्क नुमा होते हैं, पटयुक्त कवक जाल बनाते हैं। पटयुक्त का मतलब है क्रॉस वॉल्स पाई जाती हैं, उसका जो कवक तंतु होगा या कवक जाल होगा तो बीच बीच में दीवारें पाई जाती हैं, पट बने होते हैं, तो पटयुक्त कवक जाल होता है। पिकनियो बीजाणु अंकुरित होंगे और एक नया कवक शरीर बनाएंगे जिसे कहते हैं एसियम। और एसियम के ऊपर बनेंगे एसियो बीजाणु। उसमें 6 जनन छिद्र होते हैं, षटकोणीय कोशिका भित्ति होती है, हेक्सागोनल 6 कोने होते हैं। और ये दोनों जो पिकनियो बीजाणु और एसियो बीजाणु है, दोनों ही बरबेरी झाड़ी के ऊपर बनते हैं। तो याद रखना है, बसीडियो बीजाणु सुप्तावस्था में मिट्टी में पाए जाएंगे, पिकनियो बीजाणु एसियो बीजाणु दोनों बरबेरी झाड़ी पर बनेंगे, और जो यूरिडो बीजाणु टीलियो बीजाणु है ये दोनों बनेंगे गेहूं पर। अगला पॉइंट है लक्षण। अब कैसे पता लगाएंगे कि अपनी गेहूं की फसल को काला किट हो गया है? तो लक्षणों में आप फिर से थोड़ा बहुत इन बीजाणुओं के बारे में लिख कर आ सकते हैं, उसी को रिपीट किया गया है। और नीचे लिखा हुआ है कौन कौन से सिम्टम्स हैं। पूरे वायवीय अंगों पर काला चूर्ण बन जाता है, इसलिए इसे काला किट बोला गया है। और वायवीय अंगों में आपका तना भी आएगा और पत्ते भी आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपके तने पर काले स्फोट बनते हैं, जिसको फफोले कहते हैं, बनते हैं। और जैसे ये फूटते हैं स्फोट, क्योंकि फफोले हैं तो फूटेंगे, तो काला चूर्ण बाहर निकल आता है। पौधे बौने रह जाते हैं, दाने थोड़े सिकुड़े रह जाते हैं, हल्के बनते हैं। ये सब गिनी चुनी बातें आप लिख कर आ सकते हैं। और जो भूसा है, जो इसका कचरा बचता है गेहूं निकालने के बाद, वो भूसा सूख कर भंगूर हो जाता है, हाथ से छूने पर टूट जाता आसानी से। तो ये लक्षण हो गए जिनको देखने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपनी फसल को काला किट या स्तंभ किट हो गया है। फिर आता है प्रबंधन। प्रबंधन 3 प्रकार का होता है, शस्य, रासायनिक और जैविक। जैविक प्रबंधन को अलग से लिखा है मैंने और टाइटल दिया है रोग प्रतिरोधक किस्में, क्योंकि जैविक प्रबंधन में अपने रोग प्रतिरोधक किस्में पढ़ते हैं। और जो शस्य प्रबंधन है उसमें आप लिख कर आ सकते हैं संतुलित उर्वरक एवं सिंचाई। पुराने तरीके जो खेतीबाड़ी के हैं जिससे हम रोग को दूर कर सकते हैं या उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, वो सब शस्य प्रबंधन में आते हैं। संतुलित उर्वरक और सिंचाई करनी। संतुलित का मतलब ना कम ना ज्यादा, जितनी आवश्यकता है उतना ही उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, उतनी सिंचाई करेंगे, उतने पानी लगाएंगे अपने। अब दूसरा रासायनिक प्रबंधन। ट्राईएडिमेफोन यूज कर सकते हैं, 2 बार छिड़काव करना है।
76% अपने जिनेब का यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा फंजीसाइड होता है। घुलनशील सल्फर, सोल्यूबल सल्फर है, 0.25% को 8 से 10 दिनों में 4 से 5 बार यूज करना है। ये सब फंजीसाइड है जो आते हैं रासायनिक प्रबंधन में। अब आता है जैविक प्रबंधन, और इसमें लिखना होता है रोग प्रतिरोधक किस्में SD2867, NIDW 295, HPW 217। कम से कम आप 4 वैरायटीज जरूर याद करें, और जितने भी आपकी बुक में लिखी हुई है उन सबको एक बार नज़र से निकाल लें, क्योंकि ऑप्शंस में पूछे जाते हैं ये। आपकी पहली गेहूं की बीमारी काला किट पूरा हो चुका है। दूसरे की बात करते हैं, भूरा या पर्ण किट रोग, ये भी गेहूं के अंदर ही है। अब यहां पर भूरा या पर्ण किट, नाम से पता लग रहा है भूरे रंग का पाउडर जमा होगा। पर्ण किट रोग का मतलब क्या है? क्योंकि इसके जो मुख्य लक्षण है वो पत्तों पर प्रकट होते हैं। और स्मरणीय बिंदुओं में अपने को याद रखना है स्थानीय नाम, लोकल नेम, आम भाषा में इनको क्या बोलते हैं। नारंगी, गेरुआ, रोली, गेरुई। रोगजनक कवक के 5 बीजाणु बनते हैं, इसमें भी पक्सीनिया ही आता है। जहां कहीं भी किट नाम आता है, रस्टिंग आती है, वहां पर एक ही कवक का नाम आएगा पक्सीनिया, बस उसकी स्पीसीज चेंज हो जाती है, उसके जो वेरिएंट है वो बदल जाते हैं। रोगजनक कवक के 5 बीजाणु बनते हैं, वही यूरिडो बीजाणु, टीलियो बीजाणु, उसके बाद बसीडियो बीजाणु, पिकनियो, एसियो बीजाणु। रोगजनक के भूरे यूरिडो बीजाणु पर 7 से 10 जनन छिद्र पाए जाते हैं, ये याद रखना है। भूरे रंग के यूरिडो बीजाणु बनते हैं, उसी वजह से इसको भूरा किट कहा गया है, पत्तों पर बनते हैं, और वो जो यूरिडो बीजाणु है उस पर 7 से 10 जनन छिद्र पाए जाते हैं। अब अगला है रोगजनक, कवक जनित रोग है, और कवक का नाम वही पक्सीनिया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो प्रजाति है वो चेंज हो गई है, जिसे कहते हैं रिकोनडीटा। पक्सीनिया रिकोनडीटा आएगा। स्तंभ किट में आता है आपका पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई, और यहाँ पर है पक्सीनिया रिकोनडीटा। एकांतर प्रपोषी, जैसे वहां पर एकांतर प्रपोषी था, गेहूं ना मिले तो दूसरे पौधे पे जा सकता है, वो दूसरा पौधा यहाँ पर कौन है? 2 नाम लिखे हुए हैं, थैलिक्ट्रम जैपोनिकम, और दूसरा है आइसोपायरम फ्यूमेरियोइड्स, ये रूस में मिलता है। उसके बाद अपने सिम्टम्स की बात करेंगे। पत्तों पर भूरे चूर्ण के रूप में यूरिडो बीजाणु दिखाई देते हैं। फसल पकने के समय पत्ती की निचली सतह पर काले टीलियो बीजाणु बनते हैं, यूरिडो बीजाणु, और उसके बाद टीलियो बीजाणु, वो अपने पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई के रोग चक्र में पड़ चुके हैं। दाने हल्के बनते हैं, ये सब बकवास बातें आपको दोबारा लिखनी है। दाने हल्के होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, और जड़ें हैं अल्प विकसित होती है, वेरी कॉमन चीजें। उसके बाद वही प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, काबू करेंगे बीमारी को। शस्य प्रबंधन में वैसे लिख कर आना आपको संतुलित उर्वरक और सिंचाई, और जो इसका रासायनिक प्रबंधन है वो सेम वैसा ही रहेगा जैसे अपने स्तंभ किट में पढ़ा था। यहां पर आती है रोग प्रतिरोधक किस्में, ये भी सेम रहने वाली है। अगला पीला किट भी पढ़ेंगे तो भी उसमें यही वैरायटीज आपको लिख कर आनी है। अब तीसरा है पीला किट, ये भी गेहूं के अंदर ही बीमारी है, और जहां किट आता है मैंने अभी बताया वहां पर एक ही फंगस आता है पक्सीनिया। इसके भी जो मुख्य लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं पत्तों पर, पीले रंग के। अब यहां पर इसके लोकल नेम आपको याद करने हैं, हरदा, हरदा इसका लोकल नेम है। पंजाब के रोपड़ एवं गुरदासपुर में इसका सबसे पहले केस देखा गया, या यूं कहें कि पंजाब का जो रोपड़ और गुरदासपुर एरिया है वहां पर इस रोग की जो स्वेरिटी है, जो भीषणता है, वो काफी अधिक पाई जाती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ नीलगिरी है, पुलनी पहाड़ी है, वहां पर इसका प्रकोप अधिक पाया जाता है। रोगजनक की बात करें तो ऐसे लिखेंगे, कवक जनित रोग है, कवक का नाम है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। देखिए कवक वही रहेगा, बस उसकी जो स्पीसीज है वो चेंज हो जानी है। यहां पर है स्ट्राइफॉर्मिस। एकांतर प्रपोषी का पता नहीं है, अज्ञात है वो। और संपार्श्विक प्रपोषी यहां पर फिर से आपको याद करना है, एग्रोपायरोन ब्रोमस जैपोनिकस। और ये क्या है? घास है। जब उसको मुख्य फसल नहीं मिलेगी तो कुछ समय के लिए विश्राम करेगा एग्रोपायरोन के ऊपर या ब्रोमस जैपोनिकस घास के ऊपर। लक्षण लिखने आ सकते हैं, चमकीले नींबू समान पीले रंग के यूरिडो बीजाणु स्फोट के रूप में पंक्तिबद्ध शिराओं में व्यवस्थित होते हैं। जो पत्ते हैं उनमें शिराएं पाई जाती हैं, और शिराओं के ऊपर ही यूरिडो बीजाणु दिखाई देते हैं,
नींबू समान पीले रंग के। पकने के बाद पर्णाक्षत पर काले रंग के पंक्तिबद्ध टीलियो बीजाणु जो काली पपड़ी द्वारा ढके होते हैं। अब पकने के बाद क्या हुआ, जो पर्णाक्षत है पत्ते के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस पर आपको काले रंग के टीलियो बीजाणु लाइन में लगे हुए दिखाई देंगे जो ढके रहते हैं काली पपड़ी से। प्रबंधन की बात करें, संपार्श्विक परपोषी नष्ट कर देनी चाहिए क्योंकि कुछ समय के लिए ये एग्रोपायरोन और ब्रोमस जैपोनिकस के ऊपर विश्राम करते हैं, पड़े रहते हैं उसके ऊपर, तो घास है इनको खत्म कर देना चाहिए, वरना दोबारा जब आप गेहूं लगाएंगे तो मौका पाकर दोबारा से गेहूं के ऊपर अटैक करते हैं। ऑक्सीकार्बोक्सिन है, प्रोपेकोनाजोल, ये अच्छे फंजीसाइड है जिनको यूज करना है। और रोग प्रतिरोधक किस्में हैं जो कि जैविक प्रबंधन में लिखी जाती हैं, वो सेम रहेंगी जो ऊपर पड़ी। इसके बाद गेहूं में चौथी बीमारी है अनावृत या छिद्रा कंड। कंड का मतलब स्मट, और स्मट का मतलब क्या होता है या कंड का मतलब क्या होता है, कवक के जो बीजाणु बनेंगे वो बीज के अंदर या बाहर चिपके हुए दिखाई देते हैं। तो बीज प्लस बीजाणु, ये जो संरचना तैयार होगी इसे हम कंड या स्मट कहते हैं। याद रखने लायक चीज क्या है, अंतः बिजोड़ रोग कहते हैं। इसे क्यों कहा जाता है अंतः बिजोड़ रोग? अनावर्त कंड को या छिद्रा कंड को अंतः बिजोड़ रोग क्यों कहते हैं? आंसर होगा कि जो रोगजनक कवक है वो दानों में, जो गेहूं के दाने हैं उसमें सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, दानों के अंदर पड़ा रहता है। अंदर का मतलब अंतः, इसलिए इसको अंतः बिजोड़, बीजों के अंदर पड़ा रहता है, अंतः बिजोड़ रोग कहा गया है। दूसरा सवाल है, इस बीमारी को अनावर्त कंड क्यों कहते हैं? अनावर्त का मतलब बिना ढका हुआ, नग्न। तो यहां पर जो रोगग्रस्त दाने होंगे, जो संक्रमित दाने होंगे, उनके ऊपर कोई झिल्ली या परत नहीं पाई जाती, वो ढके हुए नहीं होते। स्थानीय नाम आपको याद रखने हैं, कंडुआ, कजियारी, कानी, कालीमा, कायमा, क्योंकि काले रंग का पाउडर बनता है। रोगजनक के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी कंड की बात आएगी वहां पर एक ही कवक आता है, एस्टिलागो, और यहां पर एस्टिलागो सेजेटम की जो प्रजाति है वो है ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई बना है ट्रिटिकम से क्योंकि गेहूं पर आता है। अंकुरित होकर संक्रमण सूत्र द्वारा बीजों के भ्रूण में पड़े रहते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। संक्रमण सूत्र का मतलब माइसीलियम में कवक जाली है। अब आते हैं लक्षण पर। बालियों के स्थान पर काला चूर्ण रेचिस पर दिखाई देता है। अब यहां पर रेचिस का मतलब पत्ती या पुष्पक्रम का अक्ष है, वो डंडी है जहां पर पत्तियां लगी हुई है या फिर पुष्पक्रम लगा हुआ है, बालियां लगी हुई, उसे रेचिस कहते हैं। अब रेचिस के ऊपर काला चूर्ण दिखाई देता है। अब कवक है तो बीजाणु बनाएगा, और बीजाणु अनावृत होने के कारण हवा में छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि ऊपर परत नहीं होती। जैसे हवा चलती है वो पूरे खेत में फैल जाते हैं, इसीलिए इसे छिद्रा कंड भी कहा जाता है। पुष्पन के समय जब बालियां लगनी स्टार्ट होती है तो पुष्पन के समय कवकजाल संक्रमण कर पुनः बीजाणु बना लेता है। वो बीजाणु सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं बीजों के अंदर, और जब अगली फसल बोएंगे, उन दानों को दोबारा बोएंगे, हमें तो नहीं मालूम कि अंदर वहां बीजाणु बैठे हैं, और जैसे ही अपने गेहूं को बोएंगे तो गेहूं के साथ साथ वो बीजाणु भी अंकुरित होंगे और नई फसल को भी संक्रमित कर डालते हैं। प्रबंधन करेंगे। शस्य प्रबंधन में बीजोपचार आपको याद रखना है, बीजों का उपचार करना है 3 से 4 घंटे ठंडे पानी में, उसके बाद गर्म पानी में, गर्म पानी कितना, 54 से 56 डिग्री सेल्सियस, उस गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रखना है, बाद में सुखा लेंगे। लूथरा और ये पंजाब के लोग थे, इन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि संक्रमित बीजों को अगर जून में ठंडे पानी में भिगोकर धूप के अंदर उन्हें सुखाकर फिर बो दो, तो उन संक्रमित बीजों में जो कवक है या बीजाणु है वो निष्क्रिय हो जाते। रासायनिक प्रबंधन में आपको कार्बोक्सिन याद करना है, 2 से 2.5 ग्राम पर किलो के हिसाब से अपने बीजोपचार करेंगे। अब रोग प्रतिरोधक किस्मों में कल्याण सोना, WG 307, C 302, PB 18, ये याद रखने। तो गेहूं की 4 बीमारियां उन्होंने पूरी कर ली, काला किट, भूरा किट, पीला किट, अनावृत कंड या छिद्रा कंड। अब आता है जीरा। जीरे में 2 बीमारियां पड़नी है, एक मलानी रोग है विल्टिंग, और दूसरा है चूर्णिल आसिता या छाछा रोग। मलानी रोग, और जहां कहीं भी मलानी शब्द आएगा
तो वहां एक ही कवक का नाम याद रखना है, उस कवक का नाम है फ्यूजेरियम। दिमाग में बिठा लो इसे। वायवीय भाग पानी की उपलब्धता के बावजूद मुरझाए रहते हैं। पानी कितना ही डाल दो, पौधा मुरझाया हुआ मरा हुआ दिखाई देता है। पत्ते मुरझाए होते हैं, वायवीय भाग पूरा मुरझाया होता है। इसे इम्लानी रोग कहते हैं। रोगजनक में कवक जनित रोग है। कवक का नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति FSP, जिसको बोलते हैं क्यूमिनी है। किसी भी कवक का जो सब डिवीजन है, उपविभाग है, उसे प्रदर्शित करने के लिए FSP का यूज करते हैं, फोर्मा स्पेशलिस का यूज करते हैं। और यहां पर इसका उपविभाग होगा क्यूमिनी। क्यूमिनी बना है क्यूमिन से, क्यूमिन होता है जीरा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP क्यूमिनी। ये एक मृतोपजीवी कवक है। सड़ी गली चीजों पर पनपता है, ये कचरे के ऊपर पनपता है। लेकिन जैसे इसको जीरा दिखाई देगा, वो वहां चला जाएगा, उसको संक्रमित करेगा। और जब ये सड़ी गली चीजों पर पनपता है तो वहां बीजाणु बनाता है कचरे के ऊपर, और वो बीजाणु का नाम है क्लेमाइडोमोनास। लक्षणों की बात करें तो 2 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई होने पर लक्षण प्रकट होते हैं। वायवीय भागों पर मुरझान दिखाई देता है, मुरझाए लगते हैं पत्ते, तने वगैरह सब। पत्तियां भूरी हो जाती हैं। जाइलम है अवरुद्ध हो जाता है। अब सवाल यही है कि कितना ही पानी डाल दो, पानी ऊपर तक पहुंचता ही नहीं है, वायवीय भागों तक पहुंचता ही नहीं, पत्तों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जाइलम अवरुद्ध हो गया है, जाइलम ब्लॉक हो चुका है। जाइलम ही पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। अब जाइलम की पाइपलाइन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर फंगस बैठ गया है। उस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम। जाइलम फ्लोएम में भूरी काली धारियां दिखाई देती है। ये भूरी काली धारियां ही कवक है। इस वजह से जाइलम फ्लोएम ब्लॉक हो जाते हैं, दाना पानी मिलता नहीं है, पौधा है मुरझाया रहता है। फिर है प्रबंधन। शस्य प्रबंधन में सरसों और बाजरे के साथ फसल चक्र अपने अपना सकते हैं। अगर एक बार उसको जीरा नहीं मिलेगा 2 से 4 साल के लिए, तो जो कवक है वो अपने आप चला जाएगा। अगला है मृदा सौर्यकरण कर सकते हैं अपने। मई जून के अंदर जब खाली खेत होता है, भयंकर गर्मी पड़ती है, तो खाली खेत को प्लास्टिक की शीट से, चादर से ढक देंगे। उससे क्या होगा, जो गर्मी होगी वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, और उस गर्मी से अगर मिट्टी के अंदर कवक के बीजाणु पड़े हुए हैं, जिन्हें अपने क्लेमाइडोमोनास कहते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसे कहते हैं मृदा सौर्यकरण। कैप्टान और कार्बेंडाजिम, इससे अपने बीजोपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा कल्चर अपने इस्तेमाल करेंगे। ये जैविक प्रबंधन में लिख कर आना आपको। ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा कवक है, उसका कल्चर अपने मार्केट से लेकर आएंगे। मिट्टी में डालेंगे तो 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करेंगे। और बीजोपचार के लिए 1 किलोग्राम बीज में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा कल्चर डाल देंगे। ये ऐसा कवक है जो हानिकारक कवक को मार भगाता है। रोग प्रतिरोधक किस्मों में GC3, GC4, RZ223। जीरे में अगली बीमारी है चूर्णिलासिता या छाछा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू। और पाउडरी मिल्ड्यू नाम से पता लग रहा है, सफेद कलर का पाउडर है वो पूरे खेत में फैल जाता है। और यह भी एक कवक जनित रोग है। कवक का नाम है एरिसाइफी पॉलीगोनी DC। और पादप अवशेषों पर जो पौधों का कचरा बचता है, पत्ते वगैरह, उस पर यह निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, और जैसे उसको फसल मिलती है उस पे चला जाता है। लक्षण की बात करें, निचली पत्तियों पर सलेटी रंग के धब्बे बनते हैं शुरुआत में, फिर धीरे धीरे ये धब्बे सफेद चूर्ण के रूप में पत्तों पर दिखाई देते हैं। निचली ऊपरी दोनों सतह पर दिखाई देते हैं। पूरे वायवीय भागों पर फैल जाता है। ये जो चूर्ण है वो पत्तों से होकर पूरे तने पर फैल जाता है। और इस बीमारी में सिंचित फसलें अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि पानी के साथ साथ इसके जो कोनिडिया हैं, और कोनिडिया कवक की वो संरचना होती है जिस पर बीजाणु लगते हैं, बीजाणु धानियां लगती हैं। तो जो कोनिडिया है वो सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं पत्तों पर, और धीरे धीरे पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। जब अपने पानी लगाते हैं तो यही कोनिडिया एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाते हैं, इसलिए सिंचित फसलें अधिक प्रभावित होती हैं। रासायनिक प्रबंधन दिया हुआ है 28 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से। जो सल्फर डस्ट आती है, सल्फर धुली है, वो फ्लावरिंग के समय, पुष्पन के समय जनवरी में भुरक सकते हैं। पानी मिक्स नहीं करना होता इसमें। सल्फर डस्ट आती है, उसको वैसे ही आपको भुरकना है पौधों के ऊपर।
और कब करना है? पुष्पन के समय करना है, जब फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा डाइनोकैप भी छिड़का जा सकता है। और जैविक प्रबंधन में कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे पूर्ण प्रतिरोधी किस्में हिसार माधवी है, RME 305 है, और मध्यवर्ती किस्मों में RCR 435 है। यहाँ पर समझने वाली बात है पूर्ण प्रतिरोधी किस्में और मध्यवर्ती किस्में। पूर्ण प्रतिरोधी किस्में वे किस्में होती हैं उन्हें लगाने के बाद रासायनिक प्रबंधन नहीं करना पड़ता, और अगर मध्यवर्ती किस्में हैं तो उन्हें लगाने के साथ उनमें रासायनिक प्रबंधन भी करना पड़ता है। जो में पढ़ेंगे आवर्तकंड रोग। याद रखिए, गेहूं के अंदर था अनावर्तकंड, जिसे छिद्राकंड के नाम से अपन ने पढ़ा है। ठीक वैसे यहाँ पर आवर्तकंड है। अनावर्तकंड इसलिए था क्योंकि बीजाणुओं के ऊपर कोई झिल्ली नहीं थी। आवर्तकंड इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर झिल्ली पाई जाएगी। स्थानीय नाम, लोकल नेम है कहानी या बंद कंडवा, ढका हुआ कंडवा, ये लिखकर आ सकते हैं। सवाल पूछा जाएगा बाह्य बिजोड़ रोग क्यों कहा गया है? आवर्तकंड रोग को बाह्य बिजोड़ रोग क्यों कहते हैं? जैसे वहां अंतः बिजोड़ रोग था, या बाह्य बिजोड़ है। बाह्य बिजोड़ का मतलब जो कवक के बीजाणु होंगे वो बीजों के बाहर रहते हैं, बाहर की तरफ चिपके रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया बाह्य बिजोड़ रोग। रोगजनक की बात कर लेते हैं। कवक जनित रोग है। कवक का नाम वही है जहां कहीं भी आपको कंड रोग या स्मट रोग दिखाई दे, एक ही कवक का नाम आएगा एस्टिलैगो। बस उसकी स्पीसीज चेंज हो चुकी है, होर्डाई। इसका नाम पड़ा है जो से, होर्डियम से, एस्टिलैगो होर्डाई। बीजाणु एकल अवस्था में भूरे दिखाई देते हैं। अगर सिंगल सिंगल बीजाणु रखे हुए हैं तो अपने को भूरे रंग के दिखाई देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो काले रंग के दिखाई देते हैं। और इसमें 3 पटयुक्त कवक जाल निर्मित होते हैं। पटयुक्त कवक जाल जिसमें क्रॉस वॉल्स पाई जाती हैं। उसके बाद है लक्षण। बालियों के बनने के समय लक्षण प्रकट होते हैं। पुष्पन के समय बालियों में बीज के स्थान पर बीजाणुओं का पुंज दिखाई देता है, झुंड दिखाई देता है। बालियां जली हुई दिखाई देती हैं, जो लगता है कि आग लग चुकी है, काली रंग की दिखाई देती है। बीजाणुओं की झिल्ली टूट जाती है। झिल्ली द्वारा ढके तो होते हैं ये बीजाणु, इसलिए इसको आवर्तकंड बोला गया है, ढका हुआ कंड है ये। लेकिन अंत में ये झिल्ली टूट जाती है और ये बीजाणु पूरे खेत में बिखर जाते हैं। प्रबंधन की बात करेंगे। शस्य प्रबंधन में संक्रमित बालियों को कागज से लपेटकर मिट्टी में दबा दिया जाएगा। और इसके अलावा अपने वही ग्रीष्मकालीन गहन जुताई भी लिख कर आ सकते हैं। ऑक्सीकार्बोक्सिन फंजीसाइड है, उसका यूज अपने बीजोपचार के लिए कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक किस्मों में C163 है, बीजे 13, 14, 24, 26, 28, 29 यूज कर सकते हैं। बीजे 144 यूज किया जा सकता है। अगली बीमारी है सरसों का सफेद रोली, व्हाइट रस्ट। और यहां याद रखा जाएगा महामृग शीर्ष अवस्था, स्टैग हेड फॉर्मेशन। महामृग किसको कहते हैं? बारहसिंगा को बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला गया वो आगे पढ़ेंगे। और दूसरी बात जो याद रखनी है वो है सफेद चूर्ण पूरे खेत में फैल जाता है, इसलिए इसको व्हाइट रस्ट या सफेद रोली के नाम से जाना जाता है। और देखिए, मैंने कहा था कि रोली जहां पर भी नाम आएगा, रस्ट जहां पर नाम आएगा, वहां पर एक ही कवक आता है, उसका नाम है पक्सीनिया। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहां पर कवक आएगा एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये एक अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी का मतलब मैंने अभी बताया था, इसे लैब के अंदर प्रयोगशाला में कल्चर मीडियम पर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए कोई ना कोई फसल जरूरी है इसकी वृद्धि के लिए। और इसके जो कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया कवक का वो भाग होता है जिसके ऊपर बीजाणु धानियां लगती है। और कोनिडिया की जो आकृति है वो मुद्गराकार होती है। मुद्गराकार का मतलब गदानुमा होती है, क्लब शेप्ड होती है। कोनिडिया या बीजाणु धानी के अंकुरण के लिए उपयुक्त समय नहीं है, ये उपयुक्त तापमान है। अगर अपने को कोनिडिया या कोनिडिया के ऊपर रखी बीजाणु धानियों को अंकुरित करवाना है, उसके लिए सही तापमान कौन सा है? 10 डिग्री सेल्सियस। और लैंगिक जनन के उपरांत निषिक्तांड बनता है। जब लैंगिक जनन करते हैं कवक तो उसके उपरांत निषिक्तांड बनता है। निषिक्तांड का मतलब कवक का वो भाग जो निष्क्रिय अवस्था में। अब लक्षणों की बात कर लेते हैं। लक्षणों के आधार पर इसको 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक स्थानीय संक्रमण है, एक सर्वांगी संक्रमण है। स्थानीय संक्रमण का मतलब लक्षण पौधे के किसी एक भाग पर ही उपस्थित होंगे,
दिखाई देंगे, वो पूरे पौधे में नहीं फैलेगा। तो स्थानीय संक्रमण में वायवीय भागों पर कोनिडिया के कारण सफेद चूर्ण उपस्थित हो जाता है, सफेद पाउडर है वो वायवीय भागों पर दिखाई देता है। दूसरा आता है सर्वांगी संक्रमण। अब संक्रमण है वो पूरे पौधे में फैल चुका है, लक्षण पूरे पौधे पर प्रकट होते हैं और इसमें अपने को याद रखना है महामृगशीर्ष। ये है महामृगशीर्ष अवस्था। जिस तरह से बारहसिंगा के सींग होते हैं ठीक उसी प्रकार से पुष्पक्रम या जो फूल लगते हैं उस डाली पर, वो डाली छितराकर बारहसिंगा के सींगों की तरह दिखाई देती है और जो फूल होते हैं वो बदरंग होते हैं, उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो मोटी दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की दिखाई देने लग जाती हैं, मतलब पुष्पीय भाग फूले हुए दिखाई देते हैं। अब प्रबंधन की बात कर लेते हैं। शस्य प्रबंधन में लिखकर आएंगे 3 से 4 वर्ष का अप्रपोषी फसल चक्र अपनाएंगे। अप्रपोषी फसल चक्र का मतलब सरसों के अलावा कोई दूसरी फसल अपने 3 से 4 वर्ष के लिए लगाएंगे तो परेशान होकर अपना कवक भाग जाएगा। दूसरा, शस्य प्रबंधन में ही महामृगशीर्ष को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। जो पुष्पक्रम खराब हो चुका है, जो फूल खराब हो चुके हैं, उन्हें तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन में मेटालैक्सिल, मैंकोजेब अपने यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रोग प्रतिरोधक किस्में हैं जो अपने जैविक प्रबंधन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रांति, PR-15, TM-20, RN-510, NPJ-81, ये सब आप लिख कर आ सकते हैं। बैंगन लास्ट बीमारी है, लास्ट रोग है लघु पर्ण रोग। बैंगन का लघु पर्ण रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नाम से पता लग रहा है पौधे की पत्तियां छोटी हो जाती हैं। याद क्या रखना आपको, सबसे पहले इंडिया में कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1938 में देखा गया। ये बीमारी देखी गई 1938 में कोयम्बटूर में। माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोग है। एकमात्र ऐसी बीमारी जिसे अपनों बुक में पढ़ा है वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। माइकोप्लाज्मा इसको कोज कर रहा है या फाइटोप्लाज्मा बोला जा सकता है। फिर आता है रोगजनक। माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोग है और इसे फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। PPLO भी बोला जाता था पहले इसको और MLO भी बोला गया है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा कुछ नहीं है, वो बैक्टीरिया ही है जिसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसका आकार दिया हुआ है 40 से 300 नैनोमीटर तक का और इसका वाहक आपको याद रखना है, इसका वेक्टर आपको याद रखना है हिसिमोनास फाइसाइटिस। हिसिमोनास फाइसाइटिस एक कीड़ा है, कीट है जिसके ऊपर सवारी करता है माइकोप्लाज्मा। जहां जहां ये कीड़ा जाएगा वहां वहां माइकोप्लाज्मा पौधे को बीमार करेगा, तो वहां याद रखना है। अगला है लक्षण। पत्तियां छोटी हो जाती है, पर्णवृंत छोटे हो जाते हैं। पत्तियों की डंडियां अगर छोटी हो गई हैं तो यूं लगता है कि पत्तियां सीधे ही तने पर चिपकी हुई हैं। परसंधियां छोटी हो गई हैं, पर छोटे हो गए, पोरियां छोटी हो चुकी हैं तो पौधा झाड़ी नुमा दिखाई देता है। फल कठोर हो जाते हैं और छोटे बनते हैं। प्रबंधन करेंगे, मेटासिस्टॉक्स है, मेलाथियान है, आप यूज कर सकते हैं। और याद रखिए ये मेलाथियान, मेटासिस्टॉक्स फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए नहीं है, ये उस हिसिमोनास फाइसाइटिस कीट को मारने के लिए है। इंसेक्टिसाइड है ये दोनों। वो मर जाएगा तो माइकोप्लाज्मा भी अपनी फसलों पर नहीं आएगा। अगर अपने नर्सरी से छोटे पौध लेकर आ रहे हैं तो उनकी जड़ों को पहले टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm, 1000 पार्ट्स पर मिलियन, ये एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, इससे जड़ों का उपचार करेंगे, धोएंगे उनको, उसके बाद ही लगाएंगे। और उसके बाद आती है प्रतिरोधक किस्में। मध्य प्रतिरोधी है उषा पर्पल, क्लस्टर, अर्काशील, बनारस जाइंट, ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड। पूर्ण प्रतिरोधी लिखा हुआ है BB7, BWR12, पंत, ऋतुराज, H8। और मध्य प्रतिरोधी या पूर्ण प्रतिरोधी क्या है ये मैंने अभी आपको बताया था। इस तरीके से रबी फसलों की बीमारियां आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। टोटल 9 बीमारियां आप लोगों ने पढ़ ली। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।